ओके, तो यहाँ पर हम बाल विकास के 50 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और उम्मीद करते हैं कि वीडियो ख़त्म होने के बाद आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि मैं इतनी बेहतर तरीके से आपको चीज़ों को बताऊंगा। हो सकता है मेरे पढ़ाने का मतलब या समझाने का तरीका बिल्कुल बचकाना हो, लेकिन हाँ, चीज़ें समझ में आएंगी, याद हो जाएंगी। देखो, मेरा नाम है शुभम कुशवाहा और मैं लगभग काफ़ी बार टेट सी टेट के एग्ज़ाम दे चुका हूँ, हर बार क्लियर हुआ है। मतलब मैं तभी बोलता हूँ कि टेट सी टेट और ये एग्ज़ाम में कुछ होता ही नहीं है ना, तो थोड़ी बहुत दिमाग लगाना होगा, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता देते हैं, अगर आप बाल विकास या CDP जो भी आप समझते हो, इसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर ये ध्यान रखना है कि बच्चे को तुम भगवान मान के, मतलब बच्चा भगवान है तुम्हारे लिए हर समय, और उसी हिसाब से तुम्हें क्वेश्चन करने हैं कि हाँ, अगर उसने कह दिया, मतलब तुम बच्चे को कभी मान नहीं सकते हो, सजा देना तो भूल ही जाओ, है ना। मतलब उससे पूरा सम्मान दोगे, ये समझो कि तुम्हारे सामने भगवान बैठा है, कुछ भी स्थिति हो तुम उसे मतलब सजा नहीं दे सकते। ये चीज़ें मान के चलो तो बहुत से क्वेश्चन इससे सही हो जाएंगे, है ना। ना समझ में आया तो एक वीडियो मैंने इसके ऊपर डाला है कि हाँ, किस तरह से आंसर ना आने पर भी सही हो जाएंगे, है ना। अब चलते हैं, जो हमारे क्वेश्चंस हैं लगभग 50 प्रश्न है, इसमें से 2-3 क्वेश्चन 20 के छोड़ देंगे जो हमें बेहतर नहीं लगेंगे। और हाँ, एक बात की गारंटी ले रहे हैं कि इसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं, मतलब वो 100%, 100 नहीं 200% आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, ठीक है। 200 को या 400% का, क्योंकि वो जो क्वेश्चन इसी में है, वो उससे आपके 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में बनने हैं, लिख के ले लो, ठीक है, साइन करा लो मुझसे, वो बनने ही हैं आपके टेट एग्जाम, टेट हो चाहे CTET हो, इन एग्जाम में। तो वीडियो को अंत तक देखना है और लास्ट में लाइक करने, कमेंट करना तो है ही, कमेंट तो करना है, लेकिन इसमें शेयर करना है आज आप लोगों को, ठीक है। चलिए, बहुत तो हो गई बात। पहला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है जीन पियाजे ने, है ना। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है जीन पियाजे ने। अब बात करेंगे बुद्धि का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? संवेगात्मक, तो गोलमैन ने, ठीक है, गोलमैन ने। अगला प्रश्न है, बुद्धि का संरचना सिद्धांत किसने दिया है? तो आइजेंक ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, किशोर की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यौन संबंधी समस्या, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, मानव विकास की किस अवस्था को के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? परिपक्व मतलब समझदार कहें एक तरह से, है ना। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किशोरावस्था के बाद, ठीक है। अगला प्रश्न है, शिक्षक की विभिन्न विधियों का प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सबसे उपयुक्त रहती है? मतलब जो शिक्षण की विधियां हैं उनका प्रयोग किस अवस्था में सबसे बेहतर तरीके से हो सकता है, वो बताना है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में जो शिक्षण विधियां होती हैं वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बच्चे के ऊपर यूज की जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ? आज जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था में सूचक होती हैं? मतलब बालक कब ये सोचने लगता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, है ना। किशोरावस्था ये ऐसी अवस्था होती है जब बालक सोचता है कि नहीं भाई, मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा ऐसा करूँगा, मैं करोड़पति बन जाऊँगा और मैं मतलब जलवे ही हो जाएंगे, है ना। ये भावनाएं आती हैं, लेकिन धीमे धीमे परिपक्व होता जाता है, उसके ये सपने टूटते जाते हैं। अगला है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार मतलब ये सिद्धांत किसका है, किसके संबंधित है? तो विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, ये जो विचार है वो हमारा निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। निरंतरता मतलब लगातार, और भाई एक ही बात तो यहाँ पे भी बोल रहा है, तो इससे आप याद कर सकते हैं, निरंतरता मतलब लगातार और कभी ना समाप्त होने वाली, है ना। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। तो भाई ये मानव व्यवहार का विज्ञान है, कभी ये आत्मा का भी हुआ करता था, लेकिन अब आपको बताना है मानव व्यवहार का। अगला है, विकास प्रणाली की प्रगतिशील परिवर्तन है। विकास प्रणाली में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता है। यह कथन किसका है? ये कथन है हमारा ड्रेवर का। अगला है, सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो थॉर्नडाइक। थॉर्न से क्या समझ में आता है? थॉर्न से एक शब्द आता है हॉर्न, हॉर्न, है ना। हॉर्न शब्द निकलता है थॉर्न से, और हॉर्न शब्द से क्या होता है, एक
थॉर्नडाइक ने एक बिल्ली पर परीक्षण किया था, ठीक है, ये पता ही होगा। तो उसमें क्या होता था, तो वो एक हॉर्न बजा देते थे, है ना, जिससे क्या होता था, नहीं हॉर्न नहीं बताते थे, थॉर्न क्या करते थे, एक बिल्ली को, भूखी बिल्ली को एक पिंजरे में उन्होंने बंद कर दिया था, उसके अंदर एक उन्होंने कुंजी टाइप की कि जब वहाँ पे उसका पैर पड़ता था तो गेट खुल जाता था और उस खाना वो खा लेती थी। तो ऐसे ही बार बार वो बिल्ली को लाते जब भी भूखी होती थी, उसके अंदर बंद कर देते थे पिंजरे के अंदर, और उसके जो ट्रिगर होता था वो दबाने के लिए एक उन्होंने एक जगह पे ट्रिगर रखा था। ऐसा बार बार किया तो बिल्ली ने सीख लिया कि यहाँ पे अगर हम पैर मारेंगे तो पिंजरा खुल जाएगा और हम खाना खा लें। तो ये हमारा थॉर्नडाइक का सिद्धांत था। तो सीखने का सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। अगला है खेल पद्धति के जनक कौन थे, खेल पद्धति के जनक कौन थे, तो ये थे किलपैट्रिक। किलपैट्रिक, देखो इसको कैसे याद कर सकते हैं, किलपैट्रिक, मैंने तो अजीब तरीके से याद किया, वो तो बताने भी मुझे शर्म आ रही है। ऐसे याद कर लो, खेल पद्धति के जनक किलपैट्रिक थे। देखो चीज़ें याद ना हुआ क्या तो उनका एक विजुअलाइजेशन बना लिया को, अपने दिमाग में एक तस्वीर से बना लिया को कि हाँ ऐसी कोई चीज़ से खेल रहे हैं जिसमें एक कील लगी हुई है ना। तो जैसे ही आ जाए खेल पद्धति, ये समझ लो कि एक बैट है, बच्चे खेल रहे हैं यानी गेंद बॉल, और उसमें जो नीचे साइड में उन्होंने एक कील लगा रखी है। अब जब बॉल आती है वो उस पर मारते हैं तो बॉल फट जाती है ना। तो ऐसे याद करना चाहो तो कर सकते हो, थोड़ा फनी है। अगला है ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक आर्मस्ट्रॉन्ग। ह्यूरिस्टिक, ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक आर्मस्ट्रॉन्ग। अब देखो इसको कैसे याद किया जा सकता है, अब यहाँ पे देखो दो शब्द मिलके बनी हुई ह्यूरिस्टिक, एक ह्यूर और दूसरा स्टिक, है ना। तो मतलब ये है कि कोई एक स्टिक है, ठीक है, इसके आगे कोई मतलब ये समझ लो कि कोई चीज़ लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है, ये एक ऐसी स्टिक है। अब इस ये ऐसी है कि अगर हम इसी किसी को मार देते ना तो वो उसका खेल खत्म हो जाता। तो ये एक आर्म है, हथियार है ना, ये एक हमारा हथियार है, ये एक हमारा हथियार है, ठीक है। तो ह्यूरिस्टिक पर जब कहा जाए तो एक ऐसी स्टिक है जो बहुत ही मतलब हथियार की तरह है ना। तो उससे कि हमारा याद हो जाएगी आर्मस्ट्रॉन्ग की ये पद्धति है। भाई कुछ लोग डिसलाइक कर देंगे इसी वजह से, लेकिन मतलब ये चीज़ें जब मैं याद कर रहा था मुझे याद है तो मैंने बहुत कोशिश की, तो इसी वजह से हमने ऐसे ही विजुअलाइजेशन कर लिया था कि हाँ इस तरह से। अब हमें मतलब जब भी ये शब्द सुनते हैं तो हमारे अंदर इनके एकदम इनका नाम आ जाता है हमारा, हमें क्या, हमें तो आंसर ही लिखना है कौन सा में। अगला है प्रोजेक्ट पद्धति के जनक। अगला है प्रोजेक्ट पद्धति के जनक, इनके जनक हैं जॉन डेवी। अब ये बताओ जब तुम्हें स्कूल से कोई प्रोजेक्ट दे दिया गया वो एक दिन पहले, ठीक है, तुम्हारा कल उन्होंने कह दिया कि कल इतना ये प्रोजेक्ट बना के लाना, बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट दे दिया और कह दिया कल जमा करना है, तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी तो जान निकल जाएगी ना कि ये क्या दे दिया, एक दिन में कैसे बन जाएगा, है ना। तो ऐसे याद कर सकते हो प्रोजेक्ट पद्धति के जनक जॉन डेवी, है ना। समझ में आया कुछ। अगला है अस्थाई मानव दांतों की संख्या। यहाँ स्थायी की बात नहीं कर रहा, अस्थाई, अस्थाई। तो जो हमारा संविधान है उसके अस्थाई अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, स्थायी तो राजेंद्र प्रसाद थे, अस्थाई कौन थे। आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। बिल्कुल तुम लोग बिल्कुल कमेंट तो करते ही नहीं हो वीडियो में, मतलब थक गए हैं वीडियो बना बना के हम। अगला है शिशु के मस्तिष्क का वजन। शिशु के मतलब छोटे बच्चे का मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो होता है लगभग 350 ग्राम। और वहीं बात करें एक वयस्क व्यक्ति का, तो उसका होता है 1200 से 1400 ग्राम। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में तो बहुत कम बार पूछा, लेकिन हाँ जब भी आप कहीं पढ़ेंगे ना तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा मिल जाएगा, तो ये समझ लो। अगला है जीन पियाजे ने किसकी स्थापना की थी, तो जीन पियाजे ने लेबोरेटरी स्कूल की स्थापना की थी जिसमें वो मनोविज्ञान के प्रयोग किया करते थे। कहाँ की थी ये, जिनेवा में, ठीक है। अगला है जीन पियाजे द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, तो ये याद कर लो, जीन पियाजे द्वारा रचित पुस्तक का नाम। तो इनकी ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। और ये कब उन्होंने लिखी थी, ये लिखी थी 1923 में। ये तो कभी नहीं पूछेगा लेकिन हाँ पुस्तक पूछ सकता है, ठीक है, तो ये याद रखना है। अगला जिस क्वेश्चन की मैं ऊपर बात कर रहा था, जो जिन लोगों ने कभी भी एग्जाम दिया होगा टेट का उन्हें पता होगा कि हाँ ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये क्वेश्चन
200% कहा जा सकता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आना है, कैसे भी पूछ सकता है। और इसको भी मैं बहुत ही फनी तरह से आप लोगों को बता दूंगा, थोड़ा ध्यान रखना है। देखो, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बताई गई। हमेशा जीन पियाजे के हिसाब से ही पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखो, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। एक बालक है छोटा सा, ठीक है। पहली है संवेदी गामक अवस्था, दूसरी है पूर्ण संज्ञात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संज्ञात्मक अवस्था और चौथी है औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था। अब क्रम क्या रहेगा? 0 से 2 वर्ष, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 18। अब समझते हैं इसको याद कैसे करना है। एक छोटा सा बच्चा है जिसे एक संवेग हुआ, मतलब ये शब्द जो मैं यूज कर रहा हूँ सिर्फ याद करने के लिए, संवेग हुआ, ठीक है। तो संवेग समझ गए होंगे, है ना। अब वो पूर्व साइड में गया और उसने वो अपना संवेग कर दिया, छोटा बच्चा है ना, संवेग कर दिया। अब उसने देखा कि कोई देख रहा है यहाँ पर, तो उसने मतलब औपचारिकता दिखाते हुए एकदम उसे अनदेखा कर दिया। बात समझ में आई? थोड़ा सा थॉट लगाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। उसे संवेग आया, वो पूर्व दिशा में गया, उसने अपना संवेग पूरा किया। अब उस औपचारिक कर रहा है कि नहीं मैंने कोई ऐसा काम किया ही नहीं है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। 2, 2 से 7, 7। अब कैसे भी पूछ सकता है, वो पूछ सकता है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था कितने से कितने वर्ष तक की होती है, मूल संज्ञानात्मक अवस्था कितने से कितने वर्ष तक की होती है, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। कह देगा ऑप्शन 3 दे देगा, इसी में से कहेगा इसमें से कौन सी जीन पियाजे की संज्ञात्मक अवस्था मतलब संज्ञात्मक अवस्था नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब 100% आपको ये पता होना चाहिए। इसको और पढ़ लेना, डीप में नहीं तो होता ना, एक वीडियो इसके ऊपर और बना देंगे। अगला है बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं पाई गई हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशेष अवस्थाओं की पहचान की है। तो किसने की है? पियाजे द्वारा की गई है, ठीक है। अगला है विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो ये निरंतरता से संबंधित है। ऊपर आया था क्या क्वेश्चन? निरंतर मतलब लगातार, है ना। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक, ये ऑप्शनल वाला क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। कौन सा? धैर्य एवं दृढ़ता, ठीक है। वॉइस क्लियर आ रही है? उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं की किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगता है? तो ये है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तुम लोग सोचोगे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो इसमें इतनी मिस्टेक क्यों कर रहे हैं। दरअसल मैं जो बोल रहा हूँ उस टाइम पे मुझे ये पूरा स्क्रीन नहीं दिख रही है, उसके बहुत से रीजन है। माइक जो मेरा जिस जहाँ पे सेटल है ना, वहाँ से मुझे बहुत थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल तरीके से फ़ोन को यूज कर रहा हूँ, इस वजह से अंदाजन पढ़ देता हूँ पूरी लाइन। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? तो दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार 100 वर्ड हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 है। अब जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये स्टैंडर्ड तौर पे लिखा हुआ, मतलब ये जो भी हो, लेकिन जो रियलिटी है वो ऐसी थोड़ी ना है। मैं आपको मिलवा दूंगा बच्चे से, मेरे पास भी, मतलब मेरा नहीं है, मैं तो बेमचार आदमी हूँ। तो मतलब अभी वो 2 का पूरा हुआ भी नहीं है ना। और शब्द भंडार अगर हम वीडियो बना के भी दे देंगे तुम शॉक्ड हो जाओगे कितना ज़्यादा बोलता है। तो देखो, जो हमें पढ़ना है वो जो रियलिटी है उससे अलग रह के पढ़ना है। ये मैं सोचो कि नहीं ऐसा नहीं होता है भैया, ऐसा ही होता है मान के चलो, और जो पढ़ रहे हो उसी को पेपर में लगा के चले आना, ठीक है। ये मैं सोचना कि नहीं हमारा अपना दिमाग है ना, ठीक है। अगला है शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो भैया ये हमारा बाल्यावस्था में होता है। तुमने देखा नहीं, बाल्यावस्था में जब भी बच्चे से कोई काम कराया जाता है ऐसे कहिए, अरे मेरा बाबू तो बहुत अच्छा है, आइए देखना, एक बार में कहेंगे तुरंत कर देंगे। अब बच्चा पागल होता है, वो पागल होता है, बस उसे लगता है भैया तारीफ हो रही है और वो तुरंत कर देता है। अब बड़े हो जाते तो वैसे कहते हो, कोई कह दे कि नहीं मेरा बाबू बहुत अच्छा है, अरे हमें मक्खन ना लगाओ, है ना। तो ये यहाँ पे ये बताया गया है। अगला है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है? तो ये देखो मैकडूगल के बारे में बहुत अच्छा एक ट्रिक है उनका हमें याद करने का, लेकिन यहाँ पे जो आंसर उसको बता देते हैं, कभी उसका आंसर आएगा तो उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। मैकडूगल को मैकडोनल्ड से हमने कनेक्ट करके संवेग
मैकडोगल, वो हम बताएंगे किसी दिन, ठीक है। देखो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन से संवेग से है, तो ध्यान देखो संवेग कह रहा है, तो आश्चर्य संवेग से जिज्ञासा का संबंध। जैसे अगर तुमने कोई ऐसी चीज देख ली जो एकदम तुम्हें आश्चर्य लग गई कि ये कैसे, जैसे तुमने देखा होगा डीएम साहब बारात में घुस के उन्हें दूल्हे उल्हे को सबको थप्पड़ से मारा, तुमने तुरंत गए यूट्यूब पे, तुमने देखा क्या माजरा है, तुमने तुरंत डाला डीएम यहाँ के ये तुम्हारे सामने वीडियो आ गया, तुमने पूरा देखा वीडियो, है ना। तो मतलब अगर कोई ऐसी घटना देख ले, अगर तुमने देख लिया कहीं आदमी उड़ रहा है, तो तुम्हारे अंदर एकदम जिज्ञासा हो जाएगी ये कैसे उड़ रहा है ना। तो इसे बोलते हैं संवेग, हमारा आश्चर्य हो जाएगा, और मूल प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, जिज्ञासा। हर संवेग की एक अपनी मूल प्रवृत्ति होती है, ठीक है। अगला है बाल्यावस्था की अवस्था। बाल्यावस्था की अवस्था जो होती है वो 12 वर्ष तक होती है, बाल्यावस्था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है शारीरिक विकास का क्षेत्र, स्नायु मंडल होता है। अगला है विवेचना सहित विकास की अवस्था, विवेचना सहित विकास की अवस्था मानी गई है, तो वो 4 से 7 वर्ष। अगला है बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया, तो स्टर्नबर्ग ने दिया है। इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है, एक होता है विश्लेषणात्मक बुद्धि, दूसरा है व्यावहारिक बुद्धि और तीसरी है सृजनात्मक बुद्धि। अगला प्रश्न है जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है। जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है। जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकरण करने की एक प्रक्रिया है, बहुत सही। अगला है अल्फ्रेड विने के अनुसार बुद्धि के प्रकार बताइए, तो अल्फ्रेड विने के अनुसार बुद्धि के प्रकार, उन्होंने बुद्धि को 4 शब्दों से मिलकर बना माना है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे टर्मन के अनुसार बुद्धि की परिभाषा। बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। अगला है स्टर्न के अनुसार बुद्धि की परिभाषा, तो भाई पढ़ लो यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है वो भी पढ़ लो। अगला है ये भी पढ़ लो, जो परिभाषा हैं वो अपनी पढ़ो, परिभाषा बेकार होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, पढ़ लेना। बुद्धि, सामान्यतः बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं, तो बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं, अमूर्त, मूर्त और सामाजिक बुद्धि। और जो हमारी जो ये मूर्त बुद्धि होती है ना, मूर्त बुद्धि, इसे ही आंतरिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि कहते हैं, ठीक है, यह ध्यान रखना है। तो अगर प्रकार की बात करें तो इसके 3 प्रकार होते हैं, अमूर्त, मूर्त और सामाजिक बुद्धि। और अगला क्वेश्चन है आंतरिक, उसे छोड़ देते हैं। अगला है स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है, तो स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। अगला है बाल अपराध के कारण क्या है, तो भाई अनुवांशिकता भी बाल अपराध के कारण में आ जाता है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना, उसकी जो मूल आवश्यकताएं उन्हें तो कम से कम पूरा करो, वो भी नहीं करोगे तो वो अपराध करके अपनी वो आवश्यकताओं को पूरी कर लेगा। शारीरिक दोष, ऐसे वाले जो हीन भावना से कैसे, तो अगर तुम किसी के साथ में बहुत ही भद्दा व्यवहार कर रहे हो या उसमें कोई ऐसा दोष है तो उससे तुम एक अलग सी कर रहे हो, तो उसके अंदर एक घृणा सी आ जाती है। घर का वातावरण अच्छा ना हो तब भी बच्चे क्या होते हैं, अपराध के रास्ते पे चले जाते हैं। संगत खराब हो तो दारू सुट्टा मारना शुरू कर देते हैं। और ये होता है दादी बाबा ज़्यादा लाड़ करें, जैसे मम्मी पापा अगर डांट रहे हैं तुरंत नहीं बाबू मेरा बहुत अच्छा है, तुरंत उनके भाव बढ़ जाते हैं, ऐसे बिगड़ जाता है, ठीक है। स्तरहीन मनोरंजन, अब देखो स्तरहीन मनोरंजन का मतलब ऐसा है कि एक बच्चा अभी 15-20 साल का है, उसके मोबाइल में नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन दे दिया। अब नेटफ्लिक्स का कंटेंट तो तुम्हें पता ही है कितना खतरनाक है, अभी तक हम तक नहीं पहुंच पाया नेटफ्लिक्स पे, है ना। तो जबकि हमें फ्री सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, फिर भी नहीं मैंने यूज किया भाव। अगला है माता पिता का गरीब होना, दूसरा है पक्षपातपूर्ण व्यवहार, तीसरा है माता पिता का तलाक आदि। ये सारे कारण देखो, पक्षपात वाला व्यवहार करो तब भी उसके अंदर घृणा आएगी और वो अपराध का रास्ता अपनाएगा। माता पिता का तलाक मतलब परवरिश ठीक से नहीं हो पाती, वो आपस में ही उनकी परवरिश नहीं हो पाती है, तो बच्चे का क्या ध्यान रखेंगे, है ना। अगला है बाल अपराधियों का उपचार क्या क्या है, तो बाल अपराधियों का उपचार मनोवैज्ञानिक विधि, समाज शास्त्रीय विधि और वैधानिक विधियां हैं। अगला है समस्यात्मक बालक
कौन से होते हैं। तो इसका वीडियो मैंने बिल्कुल तैयार करके रखा है, लेकिन वो उसमें कुछ खास था नहीं, इसलिए मैंने उसे अपलोड नहीं किया। अब समस्यात्मक बालक में तुम में से भी बहुत से लोग होंगे, मैं तो भाई समस्यात्मक बालक में अपने समय में था। तो यहाँ पे बता देते हैं, वे बालक जिनके व्यवहार में कोई ऐसी असामान्य बात हो जिसके कारण वे समस्याग्रस्त बालक बन जाते हैं, जैसे कक्षा में देर से पहुंचना। ये वही हमारी समस्या में आ जाती थी। और हमारी दूसरी क्या आती थी, कक्षा में अधिक बात करना, ये भी थी भाई। इस चीज़ के लिए तो हम जाने जाते थे अपने समय में। तो पहला कुछ देख लेते हैं। पहले है कक्षा में देर से आना, दूसरा है स्कूल से भाग जाना, तीसरा है कक्षा में अधिक बात करना, अधिक क्रियाशीलता होना, गृह कार्य करके ना लाना, और कक्षा में पढ़ाई पर ध्यान ना देना। तो ये कुछ कारण होते हैं, ठीक है। थोड़े और समस्यात्मक बने ना रहो तो ज़िंदगी बेकार होती है एकदम, बिल्कुल वो मूर्खों वाली पढ़ाई करके ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना कि पढ़ के मतलब तुम बहुत बड़ा वही कर लोगे, है ना। तो थोड़ी वो समस्यात्मक होना ज़रूरी होता है, और यही चीज़ें याद रहती हैं। ऐसे भोंदू बन के पूरी पढ़ाई कर ली, क्या फ़ायदा हुआ भैया। वो भी वही हैं, हम भी वही हैं, ध्यान रखो लाइफ में थोड़ा। और जो भैया जो वीडियो ये देख रहे हैं, जो बीएड या डीएलएड कर रहे हैं, तो उन लोगों से एक आग्रह है कि बिल्कुल नमूने बन के अपनी ये जो लास्ट टाइम बचा है ना, मत निपटा देना कॉलेज लाइफ का। अपने एंजॉय करो मस्त, और पढ़ाई करो, पढ़ाई में तो रहना चाहिए, है ना। बाकी तुम सारे कांड करो, छोड़ना कुछ भी मत कि नहीं हम सदीप बन के जिएंगे, और ये तो ये तुम्हारी मूर्खता रहेगी। सारे कांड करो जो कर सकते हो, एक लिमिट में रह के, और पढ़ाई मेन चीज़ रखो, ठीक है। अगला प्रश्न है, समस्याग्रस्त बालकों में समस्या शिक्षण द्वारा कैसे दूर की जा सकती है। तो भाई शिक्षण के द्वारा दूर करने का तरीका क्या है, शिक्षक को चाहिए कि ऐसे बालकों को अलग अलग बिठाए और सबसे अलग बिठाए। मतलब क्या कह रहा है कि जो समस्यात्मक बालक हैं उन्हें एक तो पास ना बैठाए, दूसरा क्या है, और जो सबसे अलग बिठाए, मतलब जो और बालक हैं ना उनसे भी दूर बिठा दे। दूसरा है शिक्षक को स्वयं बालक की समस्या के कारणों का पता लगाना चाहिए और दूर करना चाहिए, ठीक है। तीसरा है शिक्षक को ऐसे बालकों के घर जाकर उनकी समस्या का पता लगाना चाहिए, है ना। ये कुछ हैं सुझाव। ऐसे तो आंसर आपको एग्जाम में लिखने को मिलेंगे, टेट में नहीं मिलेंगे। अगला है, गिलफोर्ड की सृजनशीलता के 4 तत्व कौन कौन से हैं। पहला हो जाएगा लोचशीलता, दूसरा हो जाएगा मौलिकता, तीसरा हो जाएगा अफसारीशीलता, तीसरा हो जाएगा केंद्राभिमुख, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, वैज्ञानिक गुण ने सृजनशीलता के कितने तत्व बताए हैं। तो इन्होंने बताए हैं मौलिकता, अनुकूलता, विचारात्मकता, विचारों में सहचर्य, लोचशीलता और विविधि। चलिए अगला है लास्ट पहुँचते हैं, बहुत हो गया। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये किसने कहा, ये तो याद हो ही गया होगा। इसकी भी भैया हमने पता नहीं क्या क्या चीज़ें याद करने के लिए क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, बालक की सामाजिकरण की पहली पाठशाला कौन सी होती है। भाई बहुत से बच्चे इसमें स्कूल करके आते हैं, ध्यान रखो। सबसे पहले मम्मी पापा मतलब परिवार, घर परिवार, उसके बाद खेल, फिर स्कूल आता है, ध्यान रखना है। जब भी कहीं दिखाई पड़ जाए मतलब प्राथमिकता दी जाएगी तो सबसे पहले परिवार, समाज, सबसे पहले परिवार ही आएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। एक काम कर सकते हो, अगर थोड़ा बहुत भी लगाओ कि हाँ मतलब 1% भी तुम्हें वीडियो में ऐसा लगाओ कि हाँ कुछ मिला है, तो भाई वीडियो को शेयर कर दो। मतलब बहुत मेहनत की मैंने चैनल पे, अभी तक कुछ काम मतलब निकल नहीं रहा है। तुम अब सोच रहे हैं थोड़ा आप लोगों से बेहतर तरीके से सपोर्ट मांग लिया जाए। वीडियो को शेयर कर दो जितने भी ग्रुप हों तुम्हारे, और शेयर कर ही दो। वीडियो को कमेंट भी कर देना, कि कमेंट नहीं मिलती ना वीडियो में तो लगता ही नहीं कि मैंने जो कुछ भी भेजा है तुम लोगों को तुम्हारे तक कुछ पहुँचा भी है। अच्छा बुरा जैसा चाहो वैसा कमेंट करो, लेकिन कमेंट करो, मतलब रिएक्शन होना चाहिए कि हाँ तुम्हारे कान में कुछ गई है हमारी आवाज़, समझ रहे हो। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो मिलेंगे, नहीं करोगे कोई बात नहीं। मिलते हैं, बाय बाय।